जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज है 20 जून 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के सारे एमसीक्यू चर्चा करते हैं और साथ ही साथ उनसे जो भी पॉइंट बनेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब से रेगुलर और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी से रिलेटेड चीज़ें आने वाली हैं। हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश बना है? इस देश का नाम है ऑप्शन नंबर बी, उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान 5 जून 2026 को एनडीबी का 10वां सदस्य और शेयर धारक बना है। यह इस बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई सेंट्रल एशिया का देश है। एनडीबी उज़्बेकिस्तान में ऊर्जा, जल प्रबंधन, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास में वित्तीय मदद करेगा। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित इस बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। मूल ब्रिक्स देशों और उज्बेकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया इसके सदस्य हैं एनडीबी के। एनडीबी का मुख्यालय है शंघाई, चीन में। ठीक है, 2015 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और किस देश ने मिलकर तमिलनाडु की ग्रैप्स 3 म्यूऑन टेलीस्कोप से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी की है? दोस्तों, बात की गई है भारत और एक दो देश की। भारत के अलावा जो देश है वो है ऑप्शन नंबर सी, जापान। ये शोध है भारत के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और जापान के ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। ग्रेप्स 3 गामा रेज एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जीज 3 जिसका फुल फॉर्म है। टेलीस्कोप तमिलनाडु के ओटी में स्थित है। ठीक है, इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य है कॉस्मिक किरणों, उनके स्रोतों और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन, किस देश की मध्यस्थता और मेजबानी में अमेरिका, जो कि यूएसए है, और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक प्रारंभिक शांति का समझौता, इसके क्रियान्वयन की वार्ता शुरू हुई है? दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहीं पे जो दूसरा देश है ईरान, वहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन। इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है 14 सूत्री प्रारंभिक शांति समझौता, जो कि स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में आयोजित की गई है। तो ये क्रियान्वयन वार्ता की शुरुआत हुई है स्विट्जरलैंड की मध्यस्थता में। ये ऐतिहासिक समझौते का मुख्य उद्देश्य है मिडिल ईस्ट, जो पश्चिम एशिया है, इसमें महीनों से जारी युद्ध को वापस समाप्त करना, क्षेत्र में शांति को स्थापित करना। समझौते के तहत दोनों देशों ने अंतिम विस्तृत समझौते तक पहुंचने के लिए अधिकतम 60 दिनों की समय सीमा तय की है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड फार्माकोपिया की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत की अगर हम बात करते हैं, ये दोस्तों 16वीं जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ब्राजील में। इस मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व आईपीसी ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसने आधिकारिक तौर पर किया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दवाओं की गुणवत्ता मानकों को तय करना और विभिन्न देशों के फार्माकोपिया दवा संहिताओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन ने यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए किस प्रसिद्ध यात्री की यात्रा वृत्तांत का संयुक्त नामांकन करने पर सहमति जताई है? दोस्तों, भारत चीन की बात करें तो इन्होंने हवेन सॉन्ग, ये राइट आंसर है बी। यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है या फिर अन्य सांस्कृतिक सूची है, इसके तहत हवेन सॉन्ग की प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत द ग्रेट टैग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स सीयू की को संयुक्त रूप से नामांकित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस संयुक्त नामांकन का प्रस्ताव जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह के बैठक के दौरान सामने आया है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान में नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो आईआईटी जो इसमें शामिल है वो है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी।
इस राष्ट्रीय हब का मुख्य उद्देश्य है भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक और स्वदेशी सैन्य ड्रोन तकनीक का विकास करना। ये परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के अभियान को बढ़ावा दी। आईआईटी कानपुर अपने उन्नत एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग और ड्रोन अनुसंधान सुविधाओं के कारण इस महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 साल की शानदार सेवा के बाद किस हेलीकॉप्टर बेड़े को मुंबई में आधिकारिक तौर पर सेवा मुक्त किया है? इसका नाम अगर हम देखें तो ये है दोस्तों, सी किंग MK-42 ब्रेवो मतलब बी। भारतीय नौसेना ने 18 जून 2026 को मुंबई के आईएनएस शिकरा पर आयोजित एक भव्य समारोह में सी किंग MK-42 बी इस हेलीकॉप्टर को विदाई दी है। इन बहुमुखी हेलीकॉप्टरों को वर्ष 1989 के दौरान नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पनडुब्बी-रोधी लड़ाकू और खोज एवं बचाव बेड़े के रूप में शामिल किया गया था। अपने शक्तिशाली रडार, सोनार और हथियारों की क्षमता के कारण इन्हें नौसेना में हार्पून के नाम से भी जाना जाता है। हार्पून, ठीक है? याद रखिएगा, इन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध और 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान बचाव अभियानों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में इस वर्ष दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण सर्वाधिक 33 मौतें दर्ज की गई हैं? इस राज्य की अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों हमारा साउथ का एक राज्य, जो कि है केरल, ऑप्शन नंबर सी। केरल स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से 12 जून 2026 के बीच में राज्य में जो है अमीबिक एन्सेफ्लाइटिस के कारण 133 पुष्ट मामले और 33 मौतें दर्ज की गई हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक घातक दिमागी संक्रमण नाइजीरिया फॉलेरी नामक मुक्त जीवित अमीका के कारण होता है। किसके कारण? नाइजीरिया की फॉलेरी नामक, ठीक है? और जिसे वैज्ञानिक ने ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने दिल्ली एनसीआर में वाहनों को बदलने की योजना के लिए किस कंपनी के साथ पहला समझौता किया है? दोस्तों, इस कंपनी की हम बात करें तो ये कंपनी है अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले कॉमर्शियल वाहनों को नए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के साथ बदलने के लिए समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत अशोक लेलैंड और इसकी इलेक्ट्रिक वाहन शाखा स्विच मोबिलिटी, जो कि पुराने आंतरिक दहन इंजन आईसी वाहनों को आधुनिक इलेक्ट्रिक और क्लीन फ्यूल वाहनों से बदलने में मदद करेगा। ये पहल भारत सरकार की राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति को तेजी से लागू करने और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन्होंने किस कक्षा की कला शिक्षा की पाठ्य पुस्तक में हड़प्पा कालीन, जिसको बोलते हैं डांसिंग गर्ल की मूल तस्वीर को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9 ऑप्शन नंबर सी इसकी जो नई कला शिक्षा पाठ्यपुस्तक है मधुरिमा, इसमें बदलाव करने का फैसला किया है। इस नई किताब के पहले अध्याय हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में 4500 साल पुरानी प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से को डिजिटल रूप से धुंधला छायांकित करके दिखाया गया था, जिसकी इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने कड़ी आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन पवनचक्की किस राज्य में स्थापित किया गया है? इस राज्य का नाम है गुजरात, जो कि इनमें ऑप्शंस में है नहीं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये भारत का अब तक का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली विंड टरबाइन जनरेटर है, जो कि गुजरात के मुंद्रा में स्थापित किया गया है। इस विशालकाय विंड टरबाइन की कुल ऊंचाई है 200 मीटर, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी अधिक ऊंची है। इसकी ब्लेड जो है पंखे का व्यास लगभग 160 मीटर, जो इसे भारत में सबसे बड़े रोटर व्यास वाला टरबाइन बनाता है। इस टरबाइन को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी मुद्रा विंटेक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM, दोस्तों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को
किसने शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जो कि एमएनआरई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इस डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल जीएससीआई का मुख्य उद्देश्य है देश के उभरते हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णायक अनुपालन को सुनिश्चित करना। ये मंच जो है उत्पादकों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और उत्सर्जन मानकों के सत्यापन को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भरोसा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध पारंपरिक वाद्य यंत्र बिहू पेपा को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये है दोस्तों असम का, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार की भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जून 2026 में असम के सबसे मशहूर पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बिहू पेपा को आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया है। पेपा जो है असम का एक अत्यंत प्रसिद्ध फोक वाद्य यंत्र है, जिसे मुख्य रूप से असम के रोंगाली, बोहाग, बिहू जैसे सांस्कृतिक त्योहारों और बिहू नृत्य के दौरान बताया जाता है। पारंपरिक रूप से इसे नर भैंस की सींग और बांस के माउथपीस फेंकने वाले हिस्से की मदद से बेहद बारीक हस्तशिल्प के तकनीक द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, आपको आंसर कमेंट करना है। अगर आपको प्राइज़ जीतना है तो इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 2 आंसर हैं। राष्ट्रीय जनता जाँच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका आंसर आप प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ था, इसको करा देते हैं। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त सेना अभ्यास जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जा रहा है दोस्तों मंगोलिया में। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सेनाभ्यास है खान क्वेस्ट 2026। इसका आयोजन 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक मंगोलिया में किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है भाग लेने वाले विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के लिए आपसी तालमेल, संचालन क्षमता और सहयोग को मजबूत करना। खानक्वेस्ट एक वार्षिक सेनाभ्यास है जिसकी मेजबानी मुख्य रूप से मंगोलियाई सशस्त्र बल एमएएफ और अमेरिका सेना यूएस आर्मी पैसिफिक द्वारा मिलकर की जाती है। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करना मत भूलें बिकॉज़ आपके पास सरप्राइज़ गिफ्ट जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय-बाय और कमेंट सेक्शन में अपनी एक कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, उस पे हम अमल ज़रूर करेंगे। बाय-बाय।